ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनीष गुप्ता जी, देखिए गठबंधन को लेकर आज बात करते हैं। मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन सारे मुद्दों को हम आज की डिबेट में तो चर्चा नहीं कर सकते। हर दिन किसी एक टॉपिक पर चर्चा हो सकती है। आज हम गठबंधन की बात करें तो सवाल ये कि गठबंधन एक जोड़ है इनका, ये बार बार कहते हैं। तमजीत जी ने भी ये मुझे कहा कि आपने ये कहाँ बयान सुन लिया, हमने तो नहीं देखा। अरे भाई, लेकिन गठबंधन के अंदर गाहें बिगाहें हम देखें, विरोध के स्वर तो चलते रहे ना। अब नई स्थिति स्पष्ट है तो एक एक राज्य को उठा के देख लीजिए किस तरह से गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। खैर, अब फिर से बात हो रही है कि दोबारा एकजुट होंगे, साफ तौर पर विधानसभा के चुनाव के लिए। अब लोकसभा के चुनाव तो होने नहीं है, तो यही हम जानना चाह रहे हैं कि यहां पर भी कांग्रेस के लिए सरेंडर जैसी स्थिति रहेगी, या इस गठबंधन का फ्यूचर क्या है, या इसके मायने क्या है? देखिए अर्चना जी, गठबंधन कहीं था ही नहीं। गठबंधन जो बना है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने अपनी व्यवस्था लोगों ने बनाई है, और सबने ये लिबर्टी ले रखी है अगर हमारी बात नहीं बनेगी तो हम जब चाहे तोड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत की, कांग्रेस को साइडलाइन किया। ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया, साइडलाइन किया। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। अब आरजेडी भी कांग्रेस को कम से कम सीट देगी। सबको यह महसूस हो रहा है कि केंद्र में अगर कांग्रेस रही तो उनके हिस्से का खाएगी, उनकी मेहनत का खाएगी, और जो कहीं ना कहीं सच भी है। अर्चना जी, आप समझिए, सारी मेहनत उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी करे तो वो कांग्रेस को क्यों सीट देगी? और ऊपर से कांग्रेस ये भी कहती है कि विपक्ष का नेता हम बनेंगे। भाई, राहुल गांधी बड़ा दिल दिखाते अखिलेश यादव को एलओपी बना देते, तेजस्वी को बना देते, पर नहीं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं छोटे विपक्षी दलों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस हम पर बोझ बन रही है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो लोग पिंड छुड़ाना चाहते हैं, बस आंखों की शर्म बची रखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुद को इससे अलग रखा है मनीष जी। अब आप देखिए, आप बंगाल में तृणमूल का जिक्र कर ले, बिहार में आरजेडी की बात कर ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल हैं, विरोधी सवाल उठे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुद को इससे अलग रखा। वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है क्या? नहीं, मुझे इस पर कुछ अलग बात कहनी है। बताइए। अर्चना जी, आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी यूपी में, अलग बात है। जब समाजवादी पार्टी ये बात जानती थी कि दिल्ली में उसका कोई जनाधार नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने जब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, गठबंधन तोड़ दिया, तो समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर खुल्लम खुल्ला ये कहा कि हमारा समर्थन आम आदमी पार्टी को है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब वो साफ जताना चाहते थे अखिलेश यादव को ना फायदा था ना नुकसान था, फिर भी वो कांग्रेस को उसकी औकात दिखाना चाहते थे, और जो उन्होंने दिखाई। चुनावों में आम आदमी पार्टी जीती हारी अलग बात है, कांग्रेस ने भी पूरा मौके का फायदा उठाया, आम आदमी पार्टी को पटखनी दी, उसमें हेल्प किया। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने इरादे में कामयाब रही, कांग्रेस को यह मैसेज देने में कामयाब रही कि तुम्हारा जहां वजूद है वहां लड़ो, और अलग अलग लड़ेंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। कहने का मतलब यह है, और साथ क्यों है कि यादव और मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को मिले, कांग्रेस को ना मिले। अच्छा मनीष जी, बिल्कुल सही पॉइंट। मैं एक और चीज आपसे इस पे समझ लेती हूँ, फिर तमजीत जी से मैं जवाब लूंगी। अलग अलग राज्य में पार्टी की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग स्ट्रेटेजी, दल भी एकजुट अलग अलग जगह पर। अरे ये कैसे संभव है? जो दिल्ली में एक नहीं है वो यूपी में एक हो जाएंगे। भाई, हाईकमान एक, आपको लीड करने वाला एक, और हर राज्य में आपकी स्ट्रेटेजी हो जाती है अलग। कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को वहां नुकसान हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का कद बड़ा देख के उनका साथ दिया, कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया। तो मतलब ये तो स्ट्रेटेजी साफ दिखती है, तो इस पर क्यों कांग्रेस आंखें मूंद ले रही है? मतलब ये कैसे संभव है, ये मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए अर्चना जी, इस समय विपक्ष में 3 तरह के दल हैं। हाँ जी। और तीनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। एक दल वो है जो कांग्रेस नहीं है लेकिन
वो परिवार के द्वारा पार्टी बनाई गई और परिवार के द्वारा चलाई जा रही है। एक, उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका बस सोचना ये है कि हम सत्ता में कैसे आए और हमारे अलावा कोई ना आए, हम अपने परिवार का पूरा भला कर रहे हैं, वो है। दूसरे वो लोग हैं जो कांग्रेस है, जिनकी आइडियोलॉजी बड़ी स्पष्ट है। पिछले 10 से 15 साल से उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक है कि कैसे गांधी परिवार को हेम ऑफ द अफेयर रखा जाए, केंद्र में रखा जाए, और जैसे भी जो भी मिले वो राहुल गांधी को सौंप दिया जाए। अब तीसरी उस तरह के लोग हैं जिसमें अवसरवादिता है, जिन्होंने सिद्धांत बनाए तो बड़े बड़े हैं, लेकिन वो ये कहते हैं मौका मिलेगा तो हम रेवड़ी बांट देंगे, मौका मिलेगा तो मंदिर के पुजारी को भी पैसे दे देंगे। उनकी अपनी आइडियोलॉजी बस ये है कैसे सत्ता में आए। बताइए जब तक इन तीनों लोगों को इकट्ठे नहीं रखा जाएगा, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, अपने अपने नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोटा करके, चलिए ये और आसान हो गया। अवसर का जिक्र क्यों किया आपने किया मनीष जी, यानी कि आपद में अवसर, ये माने मतलब स्थिति तो यही हो गई ना, जहां पर आपको लग रहा है सिचुएशन सही नहीं है वहां आप गठबंधन बना लीजिए। तमजीत जी ऐसा है क्या? नहीं, उससे पहले मैं एक जवाब देना चाहूंगा मनीष जी। आजकल ये बड़ा सगल हो गया है, गांधी परिवार की आलोचना करो और आप कुछ ना कुछ पद जो है सरकार से प्राप्त करो। एक बात बताइए, गांधी परिवार का नाम क्या क्रिएट? हाँ ठीक है मनीष जी।